कन्हैया जी, आज आप ने बिहार में एक तरह से जो आपकी पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा थी, हालांकि आप कह रहे हैं कि समापन नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया और नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे तो आपको डिटेन भी किया गया और बहुत जज्बा दिखाया। तो मैं आपसे बात करने से पहले कल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि बिहार में हर कोई गुस्से में है। ये बात थोड़ा सा एलोबरेट मैं चाहता हूँ कि आप कर दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बधाई। दूसरा, आपने ये कहा कि बिहार में लोग गुस्से में हैं। मेरा ये मानना है कि बिहार के इतिहास और संस्कृति को जब देखेंगे ना, तो बिहार के लोग गुस्सैल स्वभाव के नहीं होते। सारे जो डायलेक्ट हैं उसमें जो है ना बड़ी मधुरता है, मधुरता है, मजाकिया लहजा है, ट्रेडिशन है। और मतलब अगर कोई दुश्मनी हो भी गई, झगड़ा हो भी गया, तो एक मौका होता है कि उस दुश्मनी उस झगड़े को भुला दिया जाए, मिटा दिया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि अनावश्यक रूप से जो है बिहार के लोगों के अंदर जो है एक आक्रोश बढ़ा है। हर किसी के चेहरे पे ना आपको एक खींच दिखेगी। वो किसी ना किसी चीज़ से परेशान है, अपने पारिवारिक हालात से या अपने पेशे से या सामाजिक स्थिति से, किसी ना किसी चीज़ से ना हर कोई जूझ रहा है। और ये इमोशन जो है ना, आक्रोश, ये खींच उसके चेहरे पे, उसके व्यवहार में दिखती है, झलकती है। तो जो गाली मजाक के तौर पे दिया जाता था, शादी ब्याह में जो गाली एक जो है आनंद के रस के लिए इस्तेमाल होता था, अब ह्यूमिलिएट करने के लिए और परस्पर सहयोग जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। कहते हैं कि बिहार में जातिवाद था, लेकिन खैनी खाने में सारा जातिवाद ख़त्म हो जाता था। हाँ, ये कहावत कही जाती थी। बिल्कुल कोई सही। भी किसी से खैनी मांग करके खा लेता था। तो जो वैमनस्यता है समाज में, वो लगातार बढ़ रही है, नफरत बढ़ रहा है। और मुझे लगता है इसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेवार है। व्यवस्था जब अपनी जिम्मेवारी को ठीक से उसका भरण पोषण नहीं करती, उसका निर्वहन नहीं करती है, तो अलग अलग वजह दे देती है जनता को। क्या आप अपनी परेशानियों का वजह किसी और को माने, वो अपनी परेशानी का वजह किसी और को माने, वो अपनी परेशानी का वजह किसी और को माने, और आपस में ही जो है लोग जो है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ, इस टोले के लोग उस टोले के खिलाफ, इस नदी के इस पार के लोग नदी के उस पार के लोगों के खिलाफ, ये जिला का लोग जो है उस जिले के खिलाफ। जैसे मैं सहरसा गया, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। तो एक लोग आया और कहा कि सारा कुछ तो जो है नीतीश जी के मंत्री जो हैं वो तो दरभंगा लेके चले गए। दरभंगा जब गए तो दरभंगा के लोगों ने कहा कि क्या है यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग करने वाले जो लोग थे वो मिले कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो गई है, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। फिर जब हम सहरसा गए, मखान के जो है किसानों से मिले, काजू से भी ज़्यादा मुश्किल है मखान तैयार करना। उनको जो है बोले कि हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आए, भाषण दिए, मखाना का मस्का लगाया, चले गए। तो आप कहीं चले जाइए। अब मैं हाल फिलहाल में नालंदा नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग अब और सब कहते हैं कि नालंदा में हर सबसे ज़्यादा। हर हर जगह लोग कह रहा है कि सारा विकास नालंदा में हो रहा है, तो एक बार नालंदा भी चले जाएंगे। कल 22 लोग नालंदा में मर गए। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। तो कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा टोला है, कौन ऐसी जाति है, कौन ऐसा संप्रदाय है, कौन ऐसा धर्म है जो खुशहाल हो, प्रॉस्पेरिटी में हो, मज़े कर रहा हो, आनंद कर रहा हो, जिसको देखिए उसको यहाँ से निकलना चाहता है। मैंने अपने जो है कुछ दोस्त हमारे यात्रा को कौतूहलता बस देखने आए थे, हरियाणा और पंजाब दूसरी जगहों से। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब वाकई लगता है यहाँ आकर के लोग क्यों जाते हैं। तो हमने कहा कि लोग ट्रेन नहीं पकड़ते हैं। ट्रेन को जिस तरीके से पकड़ने की जद्दोजहद होती है ना, वो लगता है कि ये जीवन का अवसर है। अगर ये ट्रेन छूट गया तो हम छूट जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो ट्रेन को ऐसे पकड़ता है ना जैसे वो ट्रेन नहीं, वो टाइम मशीन हो। टाइम मशीन, ठीक उस है। पर एक बार अगर आप चढ़ जाएंगे तो जो आपका आपको जीवन बदल लीप जाएगा। मिल जाएगा और आप जीवन में कहीं और चले जाएंगे। और जब वहाँ जाते हैं, सब कुछ करने के बावजूद पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, डीएम बनते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, बिल्डर बनते हैं, मजदूर का, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ आपको बिहार का लोग नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी मौका आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको आपकी पहचान के आधार पर आपको अपमानित नहीं करेगा। अपमानित नहीं करेगा, मतलब वहाँ जाने के बाद जीवन जो हाँ, सोचता था कि जीवन बदल जाएगा। किसी को लगता है कि बिहार में सिर्फ अपराध है, बिहार मतलब अपराध,
किसी को लगता है कि बिहार में जो है सिर्फ जातिवाद है, बिहार मतलब जाति। अच्छा, जाति कहाँ नहीं है? पूरे देश में जातिवाद है। जातिवाद मतलब बिहार, अपराध मतलब बिहार, भ्रष्टाचार मतलब बिहार, पिछड़ापन मतलब बिहार, गरीबी मतलब बिहार। अरे ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारा कुछ सालों का, कुछ दशकों की हमारी सच्चाई है। आप 1952 से भी देख लेंगे तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था। अक्सर जो है लोग मुझे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अव्वल तो जो है पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। तब भी हमको बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का जो लास्ट चीफ मिनिस्टर रहा है, उन्होंने जो काम करके चले गए हैं, उसका मुकाबला आज तक उसके बाद कौन सा चीफ मिनिस्टर कर लिया है? जितनी फैक्ट्रियां खुली, जितना डेवलपमेंट हुआ, सब उसी दौर का हुआ। नया जो है हमको बताया कि पिछले 20 साल में, हाँ सड़कें बनी हैं, स्वीकार करता हूँ, पुल बना है, स्वीकार करता हूँ, ज़मीन पे तो बना ही बना है, कागज़ पर भी बना है, लेकिन बाकी सारे आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। जब सरकार कहती है कि 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, मतलब हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, हर दूसरा व्यक्ति, और ये आंकड़ा कागज पर है, तो आप हकीकत इससे और ज़्यादा खराब होगी। 7% लोग मात्र ग्रेजुएट किए हैं, ये कास्ट सर्वे में निकल कर बिल्कुल। ये जो आप जो हेल्थ सेंटर के बारे में, जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, बेकारी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेरोजगारी हो गई, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 5-6 साल की हम बात आपको कह रहा हूँ, तब जो है 4.5% बेकारी दर था। 7.5% के लगभग जो है देश की बेकारी है, 9% पे सिर्फ ग्रामीण बेकारी है। शहरी बेकारी 30% हो गई है। सैंक्शन पोस्ट 4.25 लाख खाली है। दावा कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बहुत अच्छी बात है, बजाइए ताली, लेकिन आपके सरकारी सैंक्शन पोस्ट नहीं भरे जा रहे। तो जब कुछ नहीं होगा, जब जीवन में किसी चीज़ पे कोई भरोसा ही नहीं रह जाएगा, मतलब कहीं जाइए पैसा ही चलना है, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, रैली हो, ट्रेन हो, बस हो, सब जगह जब सिफारिश ही चलनी है तो व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठेगा। व्यवस्था पर से विश्वास उठेगा तो खींच बढ़ेगी, गुस्सा होगा। हम यही एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, उसका वर्तमान भयंकर संकट से गुजर रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन, इसकी प्रतिछाया जो है लोगों के शरीर पे, जीवन पे दिख रहा है। और नया अवसर जब खुला है दुनिया में, तो बिहार के सामने एक मौका है कि बिहार ये इंट्रेंस जो पॉवर्टी है ना, उससे खुद को बाहर निकाल सकता है, बशर्ते हम दोबारा नकारात्मक राजनीति में ना फंसे। हमारा भी कोई जिला जो है ड्रोन बनाए, हमारा भी कोई जिला जो है चिप बनाए, हमारा भी कोई जिला मोटर बनाए, हम अच्छा, इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जो आज कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आप कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, बिहारी स्टूडेंट की पूरी एक जमात आपको मिलेगी। तो यहीं इंजीनियरिंग पढ़ाइए, यहीं किसी बिल्डिंग में जो है बिजली, पानी और इंटरनेट दीजिए, यहीं बैठ करके अमेरिका के लिए काम करेगा। बिल्कुल। जो काम वो गुड़गांव में कर रहा है, वो काम वो मुजफ्फरपुर में कर सकता है, पूर्णिया में कर सकता है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है, पानी की चुनौती हमारे पास है, खाने की चुनौती हमारे पास है, श्रम शक्ति हमारे पास है। अमेरिका के जो है पूरा जो प्रोडक्शन सेक्टर तबाह हो गया, डिट्रॉयट शहर बर्बाद हो गया, क्योंकि चाइना के प्रोडक्शन के सामने अमेरिका टिक नहीं पाया। लेकिन हमारे पास तो श्रम शक्ति है, हम तो मुकाबला कर सकते हैं चाइनीज़ मार्केट के साथ, हम तो मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास अच्छा बिजली, इंटरनेट और आपको सामाजिक सुरक्षा देने की ज़रूरत है। फिर बिहार के लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की जरूरत। तो आप जो कह रहे हैं एक तरह से कि पिछले 20 साल में जिसको कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है कि विकास का राज्य है, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको सब लोग सुशासन बाबू भी कहते हैं, और ग्रोथ रेट भी हम लोग हमेशा हर बार सुनते हैं कि कभी 10%, कभी 12%, कभी 15% ग्रोथ रेट रहा। तो इतने विकास के दौर के बावजूद आप इतनी सारी चीज़ें जो कमी देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी 2 वजह है मुझे लगता है। एक तो इतनी बार बिहार के लोगों को उम्मीद जगाई गई, और उम्मीद पे जब पानी फिर गया ना, तो ज़्यादातर बिहार के लोग जो हैं वो अब कोई नई उम्मीद पालना ही नहीं चाहते। इससे क्या हुआ है कि बिहार के आम लोगों के भीतर संघर्ष की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर हुई है। इसीलिए आज की तारीख में आप देखेंगे कि लोग व्यवस्था से सवाल नहीं करते, सरकार से सवाल नहीं करते, और कोई सवाल अगर करता भी है तो सबसे पहले आकर के लोग कहेंगे, जैसे हम मिथिला क्षेत्र में घूम रहे, दूर कुछ नहीं होगा,
तो पहली कोशिश भी आप करेंगे तो सबसे पहले जो है वो निराशावादी जवाब आता है। दूसरा जो मैं वजह समझता हूँ कि एक तो आंकड़े जो है ना बड़ी सुविधाजनक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ रेट मान रहे हैं, बेकारी दर नहीं मान रहे हैं। सड़क और बिजली को जो है सड़क और पुल को विकास मान रहे हैं, लेकिन कुपोषण का जो है कोई इलाज नहीं हुआ, बेकारी दर जो है बेहतर नहीं हुई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई। स्कूल कॉलेज देख लीजिए, सरकारी स्कूल में अब मैं पूछता हूँ बिहार के कितने मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, कितना डीएम का बच्चा सरकारी, तब लोग मानेंगे कि भाई विकास। चलिए केरल में मंत्री का बच्चा भी जा रहा है सरकारी स्कूल में, वहाँ का डीएम भी जा रहा है सरकारी स्कूल। सरकारी अस्पताल जो है उसको देख करके प्राइवेट अस्पताल के लोग कहते हैं कि उससे जब पेशेंट ओवर होगा तब हमारे पास पहुँचेगा, क्योंकि आप दोनों को खड़ा करके देख लीजिए, कंपेरिजन करके। तो हम कोई ना असंभव बात नहीं बोल रहे हैं, ये संभव है, ये हासिल है बिहार में। लेकिन दिखता है सो बिकता है। तो सरकार की कोशिश, नौकरशाहों की कोशिश यही रहती है कि जो दिखने वाली चीज़ें हैं ना उस पर फोकस किया जाए, और जो ज़मीनी काम है उसमें चूँकि पराक्रम लगेगा, मेहनत लगेगी, और उसमें ना लाइमलाइट नहीं है, उसमें फैशनेबल नहीं है, आज के दौर में रील नहीं बना पाएंगे, तो उस काम को कोई करने के लिए एक बात ये भी कहा जाता है कि मतलब सरकार, कोई भी सरकार हो, ऐसा काम करना चाहती है कि जिसका एक बजट हो, प्रचार हो। बजट। हाँ, बिल्कुल आपने ये कहा कि ये जो जिसका एक बजट हो, हर परियोजना का एक निर्माण का काम जो है, हाँ, उसमें सरकार बहुत इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि वही निर्माण के आंगनवाड़ी काम में में अगर कमीशन जो है ना वो बहुत क्लियर है। और जो है सड़क निर्माण के साथ साथ जो है ना बैंक खाते का भी निर्माण होते रहता है, अपनी भी जो है बिल्डिंगें बनती रहती है। बिहार एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया है। एक तरफ सुपर रिच लोग आपको बिहार में अब दिखेंगे, आपको मैं बस याद दिलाना दूसरी चाह रहा तरफ था, सुपर पुअर लोग आपको बिहार आपको याद दिलाना चाह रहा था कि एक योजना बनी थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसमें यह तय हुआ था कि उसका कोई बजट नहीं होगा, इसी कारण एक भी गांव आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें बजट नहीं था। नहीं, कोई भी ऐसी योजना जिसको लेकर के आज का मार्केट फोर्स कंफर्टेबल नहीं हो, वो योजनाएं विफल हो जाती हैं। आज का मार्केट फोर्स जिन चीज़ों को लेकर के कंफर्टेबल है वो योजनाएं सफल होती हैं, क्योंकि बजट एलोकेशन भी उसी आधार पे होता है। इसका ना बहुत आसान उदाहरण अगर समझना हो, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, देखता लोग क्रिकेट है, ऐड क्रिकेट को मिलता है। क्रिकेट मतलब दुनिया का क्रिकेट हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, वो लास्ट बार कौन सा मैच जीता था, उसका कैप्टन कौन है, प्लेयर कौन है, उसको कोई नहीं दिखता, कोई नहीं जानता। तो जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है उससे मुनाफा होता है, जिससे मुनाफा होता है उससे बजट का निर्धारण होता है। अब एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं कि आप इस बार जो आए तो एक सवाल बार बार उठा और मीडिया में आया कि कन्हैया जी क्यों कहते हैं कि सड़क बन जाने से पानी बिहार का चला जाएगा। ये नहीं कहे थे। हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसका विक्टिम हूँ, और मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं हूँ, देश में बहुत सारे ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो इसके विक्टिम बने हैं। सरकार के पास एक एजेंडा होता है, और उस एजेंडा को चलाने वाले कुछ पत्रकार और कुछ चैनल होते हैं, जिनका सवाल भी जो है मतलब अनबाइस्ड नहीं होता है, उसमें पूरा प्रेजुडिसेस और पूर्वाग्रह शामिल रहता है। और पहला काम वो क्या करते हैं कि जब उसका जवाब आए तो सवाल को गायब कर देते हैं। तो जवाब बिना सवाल का, बिना कॉन्टेक्स्ट का, वो अजीबोगरीब लगेगा सुनने में। जैसे आप मुझे पूछें कि आपके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा अपने पिताजी का नाम, उसके आप क्या कह रहे हैं कि आपके पिताजी हटा दें, क्या नाम है, ये सवाल रहने दें, और फिर जो है मेरे पिताजी का जवाब जो है, जो नाम है वो जवाब लगा दें, तो लोग कहेगा ना कि इसका नाम पूछ रहा है, नाम अपने पिताजी का बता रहा है। ठीक वही परिस्थिति कई बार कई दौरान की गई। आप जानते हैं कि अभी भी कुछ नेता जो है 9 साल पुरानी बात बोल रहे थे, जबकि बीजेपी के एक नेता ने, उसकी पत्नी ने ऑन कैमरा आकर के कहा कि वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो 9 साल से ये वही बात बोले जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े लगातार बोलते रहते हैं। उसके बारे में या तो मैं अपराधी हूँ तो मुझे पकड़ करके जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो, या तो ये बात बोलना बंद करो, क्योंकि ये बात तो झूठ है। तो इनकी ना एक टैक्टिक्स है कि कोई झूठ को आप इतनी बार बोलिए तो सच लगने लगे। जैसे राहुल जी का वो बयान आलू और सोना वाला, वो मोदी जी का बयान बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, ये हटा दिया, फिर आलू सोना का बयान चल गया। वो सवाल के जवाब के साथ भी उन्होंने यही खेल किया। अच्छा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी मुझे जितना गाली देती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क पड़ना होता तो 9 साल पहले पड़ गया होता, अब तो आदत पड़ गई है, अब फ़र्क क्या पड़ेगा। तो वो सवाल उन्होंने पूछा कि बिहार में क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि बिहार में क्या है। बिहार में पानी है, बिहार में श्रम शक्ति है, बिहार में आज मतलब इतना पिछड़ा का टैग लगने के बावजूद बिहार का लीची दुनिया खा रहा है, बिहार का आम दुनिया खा रहा है। बिहार में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में होती ही नहीं है। मखान जो है 90% सुपर फूड जिसको आप कह रहे हैं वो बिहार में प्रोड्यूस हो रहा बिहार है। में होता है। तो अच्छा, श्रम शक्ति, हम्म, जहाँ की भाषा नहीं आती है, जहाँ की संस्कृति खान पान से परिचित नहीं है, वहाँ जाके नागालैंड में भी दुकान चला रहे हैं। तो स्किल है बिहार के पास, श्रम शक्ति है। और पानी, सब लोग कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होता है। मैं पहली बार मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तमाम रिपोर्ट कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कह रहा है कि पानी एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। तो पानी अगर इतना बड़ा संसाधन हो जाएगा, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंजन का, कि अब जो है इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, अब ये बड़ा कैमरा की जगह पे छोटा मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो एनर्जी पे जो हमारा जो भार था पेट्रोल और डीजल पे, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो है सोलर पे जा रहा है, बैटरी पे जा रहा है। तो पेट्रोलियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पानी है ना। बिल्कुल पेट्रोल पी करके होने तो वाला है। पूंजीपतियों का प्यास बुझ जाएगा, आम लोगों को तो पानी पी करके प्यास बुझेगा। तो हमारे पास पानी है, तो कौन कहता है कि क्या नहीं है और कुछ नहीं है। तो जो इससे पहले आपने सवाल किया था कि बजट वहीं मिलता है जहाँ मुनाफा की गुंजाइश होती है, तो अगर कुछ है ही नहीं बिहार में, तो फिर जो है सड़कें क्यों बना रही है सरकार, फूड पार्क खोलने का बात क्यों हो रहा है, चारों तरफ सड़क का जाल क्यों बिछाया जा रहा है। मतलब बिहार में कुछ है अच्छा, जिसमें इंटरेस्ट है मार्केट का, और मार्केट उस चीज़ को लेना चाहती है। इस सवाल का जवाब हम दे रहे थे कि इस साइकी से बाहर आइए कि बिहार में कुछ नहीं, बिहार में बहुत कुछ है और बिहार में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसीलिए पानी को आपने कहा कि पानी है तो पानी वहाँ जा बिल्कुल, और जाएगा। जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा घर जहाँ पे है, मेरे घर से बगल में जो है वरुण बेवरेजेज लगा है। अब वरुण बेवरेजेज के बारे में गूगल कर लीजिए कि देश के कितने स्थानों में कितने जगह जो है उसकी फैक्ट्री बंद की गई है। सब जगह उसका फैक्ट्री बंद हो रहा है। और अब जा कर के 2000 जो है 25 में, 2000 जो है 24 में, 23 में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ जो है 50 में, बनी ना भाई, बेगूसराय में ही जो है रिफाइनरी बना, थर्मल बना, फर्टिलाइजर। तो एक मॉडल वो है जो कांग्रेस इंडस्ट्रियलाइजेशन करती थी। मेरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिससे एक व्यक्ति फर्टिलाइजर में नौकरी ना करता हो। आज भी HURL चल रहा है, एक घर बता दीजिए मेरे गांव का जिससे कोई व्यक्ति HURL में काम कर रहा हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि है यहाँ का संसाधन जिस पे नज़र है मार्केट की, और वो आज न कल जो है उसका दोहन करेगा। हमारी कोशिश यही है कि जब विकास हो तो उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। हम बस इतनी बात कह रहे थे। वाटर, ग्राउंड वाटर तो हमारा ही नीचे जाएगा। बिल्कुल। कल भी जो 20 फीट पे पानी आ रहा है, कल 100 फीट पे पानी आएगा, परसों 200 फीट पे, 250 फीट पे पानी आएगा, तो पानी हमारा जाएगा, धुआं हम सूंघेंगे। सबसे पोल्यूटेड शहर है। हाँ, सेकेंड जो है रेवेन्यू जो है देती है, बेगूसराय पटना के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, दिल्ली से भी ज़्यादा। आप सोचिए तो धुआं हम ले रहे हैं, कार्बन हमारे फेफड़े में आ रहा है, ठीक है ना, और हमारा जो है कोई स्टेक ही नहीं। ठीक बात। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि आप हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, उस विकास में आम लोगों की, स्थानीय लोगों की भागीदारी। एक जो चीज़ आपके साथ मैं हमेशा देखता हूँ, एक तो आपने कहा है कि आपको जो भाजपा या इस तरह के लोग हैं और समर्थक हैं, वो आज भी मानते हैं कि आप देशद्रोही हैं। दूसरी चीज़ जो है कि क्योंकि वो ना वो गलती कर लिए कि वही देश है, उनको लगता है भाजपा ही देश है। एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ एक बड़ा समूह ये भी है कि आपको वो कहता है कि ये भूमिहार हैं, ये सवर्ण हैं, ये कैसे इसकी राजनीति करेंगे। तो दोनों तरफ की चीज़ है, आपको ना इधर के लोग अपना मान रहे हैं ना उधर के लोग अपना मान रहे हैं। देखिए, इसमें ना मैं आपको, चूँकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं ना, आपको 3 बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। एक, तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखाई देते। हमारी छवि जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने अपने दिमाग में हमारी वैसी छवि बना रखी है। और ज़्यादातर समय, ठीक है, चाहे वो समर्थक हों, ये बात जोड़ दे के बोल रहा हूँ, समर्थक के बारे में लोग ऐसी बात नहीं कहता, चाहे वो समर्थक हों या विरोधी हों, मैं पाता हूँ कि वो सच से थोड़ा दूर ही कोई और छवि बना ली है, समर्थक भी, ठीक है। दूसरी बात, जावेद अख्तर एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बोलते हुए उनको कहा गया
गाली जब चारों तरफ से पड़े तो समझिए आप ठीक है। एक तरफ से गाली पड़ना बंद हो जाए तो समझिए कि आप अपने विचार से कुछ समझौता कर लिए। जब मैं सामाजिक न्याय की बात करूँगा, अंबेडकर जी, पेरियार, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, फूले, सहजानंद सरस्वती भी, इनको जब एक साथ लाने का प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि भगत सिंह की वीरता, गांधी की एकता और अंबेडकर जी की समानता एक साथ आ जाए, तो मैं ये कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो काम श्री कृष्ण सिंह किए हैं और जो काम कर्पूरी ठाकुर जी किए हैं, उनको मिला करके कोई रास्ता निकाला जाए। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे हर तरफ से गाली मिलेगी। कोई जो है मुझे मेरी पहचान को जो है, जो मेरा जन्म का पहचान है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आपकी एक जाति हो, हर किसी की एक जाति होगी जहाँ वो पैदा लिया है, तो वो उसके हाथ में नहीं है, वो महज संयोग है कि आप उस कुल में, उस जाति में आप पैदा ले लिए। जाति में पैदा लेना बुराई नहीं, जातिवाद करना बुराई है। पुरुष होना में बुराई नहीं है, पुरुषवादी होने में बुराई है। लेकिन लोग हिंदू होने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब उसके आधार पे आप हिंदुत्ववादी होंगे उसमें बुराई। इंसान है, इंसानियत कीजिए, ये जस्टिफाइड है। तो क्या होता है ना कि जब आप उस पहचान के चलते गाली खा रहे हो, जिस पहचान के आधार पे आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो गाली देने वाले उस पहचान के आधार पे आपको गाली देंगे, और उस पहचान वाले जो लोग हैं वो कहेंगे ये तो हमारा है ही नहीं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि हम सब एक शासन, एक संविधान से बंधे हुए हैं, आप, हम, इस देश के 140 करोड़ लोग। क्योंकि जो आज़ादी आज हम इंजॉय कर रहे हैं ना, वो आज़ादी की गारंटी है वो संविधान। आपका हमारा वोट बराबर है, ये छोटी चीज़ नहीं है। अमीर और गरीब का वोट बराबर है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। देश को जब आज़ादी मिली तो सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली, राजे, राजवाड़े, सामंतवादियों से भी आज़ादी मिली, और उस आज़ादी को टिकाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई। अगर हम संविधान सम्मत होंगे तो कई बार हमको हर तरफ से गाली पड़ेगी, और ख़ास करके जब समाज में गोडसेवादियों का बोलबाला हो जाए तो गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो गाली तो मिलेगी। हम कहते हैं कि गाली मिलना कम है, गोली मिलना भी हासिल है। अच्छा, अब तक हम लोगों ने सुना था, हम हमेशा देखते रहे कि कोई अगर दलित वर्ग का व्यक्ति मंदिर चला जाए तो मंदिर को धोया जाता है, और आप दलित नहीं हैं लेकिन आप गए मंदिर तो मंदिर धो दिया गया। ये क्या नई परंपरा है? देखिए, एक तो मैंने इसकी पड़ताल नहीं की, और मुझे लगता है कि मंदिर शायद उन्होंने नहीं धोया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धो नहीं सकते हैं, धो सकते हैं, क्योंकि इस बार का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं जेल से छूट के आया था तब नीतीश जी जो है मतलब भाजपा के साथ नहीं थे, को ये संयोग था, और मैं बेगूसराय गया था और मैं कई महापुरुषों के मूर्ति पे माल्यार्पण किया था तो उसको धो दिया था। तो ये जो यही है, इसी शुद्धतावादी मानसिकता से लड़ाई है, क्योंकि इसमें ना ऊंच नीच है, और हर चीज़ में जो है ऊंच नीच, यही मतलब हायरार्की बना दिया है। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्व बिहार, पश्चिम बिहार, बज्जिका बोलने वाले, हर चीज़ में क्या करना है, हायरार्की बना देना है। अब जैसे आज मैं बिहार के किसी एक पत्रकार का यूट्यूब पे ना कुछ सुन रहा था चलते चलते। देखिए क्या मानसिकता है कि नीतीश जी के किचन कैबिनेट के 4 लोग हैं, ये 2 ऊपर हैं और ये 2 नीचे हैं, तो उस 4 में भी जो है ऊपर नीचे है। यही जो ऊंच नीच की मानसिकता है, भेदभाव की मानसिकता है, शुद्धता अशुद्धता की मानसिकता है, और इसको जो नैतिक ठहराने वाले जो विचार हैं उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसको नैतिकता ठहराता कौन है? उसको नैतिकता आती कहाँ से है? उसको नैतिकता वहीं से आती है कि खुद को हिंदू कहने वाला गोडसे एक अंग्रेज को गोली नहीं मारा, खुद को हिंदू कहने वाला गांधी को गोली मार दिया। वहीं से ये नैतिकता आती है, क्योंकि वो क्या बोला कि गांधी हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं। अरे आज फूले जी की जयंती है, फूले क्या कहते हैं? फूले ने लिखा कि माला बनाना माली का पेशा है, धंधा है, धर्म नहीं। मोची का जूता बनाना धंधा है, पेशा है, धर्म नहीं है। ब्राह्मण का पूजा कराना धंधा है कि धर्म है? वही मानसिकता है। बिल्कुल सही बात है। और ईश्वर के दरबार में कोई जा सकता है। और मेरी जहाँ तक बात है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं मज़ार भी जाता हूँ,
और कहीं तो नहीं धोया जा रहा है, आप ही क्यों धो रहे हैं? और तब आप कहिएगा कि खतरे में है धर्म, हिंदू धर्म खतरे में। कौन हिंदू धर्म को खतरे में पहुंचा रहा है? आप छुआछूत कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप अपने ही समाज के लोगों को बराबरी का हक देने को तैयार नहीं है। आप जो है उसको दलित बोल करके, पिछड़ा बोल करके, अति पिछड़ा बोल करके, या ब्राह्मणों में ऊंच नीच, महापात्र है, कुपात्र है, सरयू पारी है, मैथिल है, कानकुब्ज है, हर चीज़ में ऊंच नीच घुसा देंगे। जब नहीं बस चला, मकड़ी और गिरगिट का भी जात निकाल दिया, बोला ये हिंदू है मुसलमान है। तो ये मानसिकता का सवाल है। एक सवाल मेरा नहीं, हर किसी का है कि कन्हैया जी बिहार में आए हैं यात्रा करने के लिए, एक मुद्दे को उठाने के लिए, या बिहार में आ गए हैं? देखिए, हम तो बिहार में पैदा हुए, और जैसा कि हमने कहा कि बिहार से पलायन लोग मजबूरी में करता है। बेहतरी के लिए कोई कहीं जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाए जीवन को बेहतर करें, लेकिन मजबूर होकर के कुछ नहीं मिल रहा है। आपको मैं बताऊं, बिहार से जो पलायन करने वाले लोग हैं, ये मैं एवरेज निकालने का कोशिश किया हूँ, और इसको जो है ठीक से डाटा सैंपल और बढ़ा करके इसको करूँगा। एवरेज 7,000 का नौकरी कर रहा है लोग बाहर। इसका मतलब वो मजबूरी में काम कर रहा है, शौक से नहीं रह रहा है। उसको मालूम है कि जितने में वो गाय रखता था ना, गुहाल था उसका, उतने में उसका पूरा फ्लैट है। कम से कम यहाँ खुली हवा है, सांस लेंगे। क्यों कोविड के दौरान लाखों लाख लोग आ गए बिहार? बोला कि मरेंगे भी तो जो है अपनी मिट्टी पे मरेंगे। मतलब ये ना फोर्सफुल माइग्रेशन है, ये ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड है, ये बेहतरी के लिए नहीं है। तो बेहतरी जो है यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो जिंदा रहने का सवाल है। तो हम भी गए, हम पढ़ाई लिखाई के लिए दिल्ली गए, लेकिन हम बिहार कभी छोड़े नहीं हैं। बार बार इसको बोला गया, क्या मेरा आवासीय प्रमाण पत्र कहीं और का है, क्या मेरे पासपोर्ट पे पता कहीं और का है, क्या मेरा वोटर आईडी। मैं इस बार भी बिहार में आकर के वोट दे करके गया हूँ। सक्रियता रहेगी, आप यहाँ रहेंगे? सक्रियता, देखिए, मैं कभी भी राजनीति को ना व्यक्तिगत एडवेंचरिज्म के तौर पे नहीं देखता हूँ। मैंने कोशिश की है, मैं जहाँ जब भी जिनके साथ रहा तो एक सामूहिक फैसले के आधार पर राजनीति में चलने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि पता नहीं कितनी बार बोले हैं, अगर आप कभी देखे, मेरा मानना है कि एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है। सही बात है। आप चलना शुरू करेंगे, लेकिन आप चलना इस उद्देश्य से करेंगे कि और भी लोग जुड़ते जाएं, कारवां बनता जाए। तो राजनीति मेरे लिए व्यक्तिगत एडवेंचरिज्म नहीं है। जब मैं यहाँ भी ज्वाइन कर रहा था कांग्रेस, तो हमारे समय के, हमारे साथ जिनके साथ हमने राजनीति शुरू की कॉलेज में, वो हमारे साथ कांग्रेस ज्वाइन किए। इतना लंबा 19 साल का सफ़र, ये मतलब ट्रांजैक्शनल तो नहीं हो सकता है, ये तो इमोशनल ही हो सकता है, ये तो वैचारिक ही हो सकता है। तो हम कांग्रेस भी गए हैं तो उन्हीं सवालों को लेकर के गए कि और बेहतर तरीके से उस लड़ाई को लड़ सकें। आपने कभी भी मुझे जो है अपनी पुरानी पार्टी को कोई बुरा भला बोलते हुए नहीं सुना होगा, या किसी भी, फॉर दैट मैटर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो जो मैं राजनीति में हूँ, व्यक्तिगत कारणों से नहीं, या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, एक सामूहिक प्रयास के लिए हूँ। तो सामूहिक प्रयास में जो सामूहिक निर्णय होता है, जो जिम्मेवारी होती है, उसका निर्वहन करता हूँ। आज भी हम ऐसे नहीं आ गए हैं कि मेरा मन किया अब हम यात्रा करेंगे, या चुनाव आने वाला है तो उसको एक अवसर की तरह नहीं। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करते हैं, और पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन आप चूँकि कहते हैं कि बिहार को बदलने की ज़रूरत है, और आप सक्रिय भी हैं, तो लोग तो उम्मीद करेंगे कि कन्हैया जी यहाँ रहें, और ताकि मैं बिहार कोशिश करूँगा कि उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ, और मेरी अपनी जितनी क्षमता है, अपनी पार्टी की क्षमता के साथ उसको जोड़ करके करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही सवाल हम 19 के चुनाव में भी उठा रहे थे। अगर आप अभी भी यूट्यूब पे होगा ही, तब हम सीपीआई से लड़ रहे थे, लेकिन सवाल हमारा यही था। सड़क की बात, दिनकर विश्वविद्यालय की बात, विकास की बात, पलायन की बात, यही बोल रहे थे, यही भाषणों में बोले। फिर जनगण मन यात्रा किए, हर जिले में गए, पत्थर चला, विरोधियों ने जो पत्थर चलाया, हमले किए, तब भी जो है हर भाषण में यही कह रहे थे। और आज जब फिर कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, तब भी यही बात कर रहे हैं। बिहार जब आएंगे तो बिहार हमारी पहचान है, बिहार, ये पहचान कभी मिट नहीं सकती है, हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है। और बिहार में जब भी कुछ करने का अवसर मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है, उस पर ही हम काम करना चाहेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेता का और हमारी पार्टी का कि हमको काम करने का अवसर दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमको और अवसर देगी, ताकि हम बिहार के लोगों के लिए और काम कर सकें, एक बात कहा और जाता उनकी है, उम्मीदों पे खड़ा उतर सकें। पॉलिटिकली ये बहुत चर्चा होती है कि
कन्हैया अगर बिहार में नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह कांग्रेस में नहीं है, उसकी वजह आरजेडी में है, और उसकी वजह लालू जी में है और तेजस्वी में है कि वो लोग नहीं चाहते कि कन्हैया बिहार में एक्टिव हो। देखिए कयास हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी जो है ना इसको एक अंतर्विरोध के तौर पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हमारी लड़ाई है काली टोपी के काले कारनामों से, और उस लड़ाई में जो भी हमारे साथ हैं उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम नीतीश जी से भी सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन आपने अब देखा होगा कि जो है हम उनके साथ कभी भी राजनीतिक बदतमीजी करते हुए आप नहीं देखे होंगे। ठीक बात है। ये आप नोट कर सकते हैं। हम लगातार वो हमारे विरोध में है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के भी आप स्पीचेज उठा लीजिए, हम सवाल पूछते हैं, उनके वादे उनसे याद दिलाते हैं, उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। उसी तरह से जो भी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, वो परिस्थिति है कि वो हमसे अलग हैं, लेकिन उनसे कोई धूर वैचारिक विरोध नहीं है समाजवादी लोगों से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, तो उनसे कोई ना धूर वैचारिक विरोध नहीं है। धूर वैचारिक विरोध इस देश में एक ही पार्टी है, ऐसी संगठन है, एक ही विचार है, उसका नाम है आरएसएस। ठीक है ना, वो उत्तर है तो हम दक्षिण हैं, वो दक्षिण है तो हम उत्तर हैं, वो नदी का ये किनारा है तो हम नदी का वो किनारा है। हम उनके सिर्फ धूर विरोधी हैं। बाकी जब हम जो है प्रशांत जी के एफर्ट को ही डिमीन नहीं कर रहे हैं, तो ये तेजस्वी जी से और आरजेडी से क्या मतभेद होगा? वो आपके गठबंधन में भी हैं और सहयोगी भी हैं। लेकिन क्या है कि इसमें मसाला है, इसमें मसाला है, मसाला इसमें की मजा बात है, नहीं, कयास है, मसाला और ग्रे एरिया बहुत है। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अमूमन ये बात ये भी है कि देखिए कि एनडीए जो है अभी पिछले 2-2.5, हम लोग बिहार में रहते हैं, आप पता नहीं इस खबर से कितने वाकिफ़ है, 2-2.5 महीने से एनडीए लगातार एक साथ मिलकर यात्रा निकल रहा है, सब काम कर रहा है। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी भी सक्रिय हैं और आप भी सक्रिय हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप दोनों मिलकर इस चीज़ को करते? देखिए इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। क्या होता है ना कि परिणाम जब आता है तो उस परिणाम पे ही जो है टीम का मूल्यांकन होता है। हमारी टीम बहुत अच्छी थी, शानदार, हम लगातार मैच जीतते रहे। लास्ट फाइनल में हमको ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, तो इंडिया हार गया ना, तो हम भी जो है एनडीए के सामने इंडिया बना, इंडिया नहीं जीत पाया ना। ठीक है, 240 पे रोक दिए उनको, लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। तो वो हमसे जो है बेटर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, उनके पास जो है वोट ज़्यादा है। ठीक है, गड़बड़ी ही करते हैं चुनाव में, लेकिन कर पा रहे हैं ना। तो जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत है, जीत उनके पाले में है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हमको और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और समन्वय बनाने की ज़रूरत है, और बेटर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के कई साथियों से मेरी लगातार बात होती है, खासकर बुजुर्ग लोगों से भी, वो सब कहते हैं कि 1990 से पहले का कांग्रेस होना चाहिए, जिसमें उसको इस अर्थ में सिर्फ नहीं लेना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय के आंदोलन बिहार में दशक दर दशक आगे बढ़े हैं, तो 90 से पहले कहने का ये मतलब नहीं है कि वापस जो है इसको बिहार को जो है ना वो चाबुक मारने वाला, और घोड़ी नहीं चढ़ने देने, टोपी नहीं चढ़ने देना, कुआं का पानी नहीं, वहाँ नहीं लेके जाना है। और 90 का दशक अगर वो बोलते हैं तो उसका तात्पर्य यह होना चाहिए, और मुझे लगता है कि यही है कि जो है बिहार में इंडस्ट्रीज खुले, बिहार फिर से जो है अग्रणी राज्य बने, बिहार के लोगों को बिहार से पलायन ना करना पड़े, और समाज का कोई भी शोषित वंचित व्यक्ति हो उस तक जो है न्याय पहुँचे। इसीलिए राहुल जी जब बोल रहे हैं इसको बड़ी स्पष्टता से बोल रहे हैं। वो कहते हैं सभी जाति के गरीब लोग बोलते हैं, फिर बोलते हैं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, किसान, मजदूर, बिल्कुल इसको स्पष्ट करके बोलते हैं। आर्थिक नीतियों की जब बात करते हैं तो साफ बोलते हैं कि हम पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो बेईमान पूंजीपति है, बेईमान कहने का मतलब कि बिना कुछ किए जो मजा ले रहा है, पोर्ट बनाया नहीं, मालिक बन बैठा, एयरपोर्ट बनाया नहीं, मालिक बन बैठा, चैनल बनाया नहीं, एनडीटीवी बनाया था क्या, दायां बायां करके खरीद लिया, बनाया जो है प्रणय रॉय आपके जैसे रिपोर्टर जो है जो उस कंपनी के होंगे, मेहनत करके बनाया, वो खरीद करके बैठ लिए। ठीक है, तो और जो लोग देते थे पहले वहाँ के रिपोर्टरों को गाली, वो सब अपना अपना कंपनी छोड़ करके उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो किया कुछ नहीं, हासिल उसको सब कुछ है, ये बेईमानी है। तो उस बेईमान लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ भी नहीं बोल रहे। और आप बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ़ किए हैं,
तो छोटे पूंजीपतियों को कौन बचाएगा? क्योंकि रोजगार तो वहाँ पैदा हो रहा है ना, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जो कुटीर उद्योग है, जो लघु उद्योग है, रोजगार तो वहाँ पैदा हो रहा है। तो हमारी नीति बिल्कुल साफ है, समाज के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का, किसी भी पहचान को रखने वाले इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय के लिए लड़ेगी। सही बात है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि हमने 1990 के दशक में ओबीसी समाज के साथ ना करके एक जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पाए, रणनीतिक चूक हुई हमसे। उतना ध्यान नहीं दे पाए। कहने का मतलब जो राजनीतिक भाषा होती है ना, उस राजनीतिक भाषा में सबको इक्वल स्पेस देना होता है। जैसे आप ध्यान देंगे तो ये ना एक राजनीतिक सजगता की आवश्यकता होती है इसके लिए। एक राजनीतिक जो है ना, आपका ईमानदारी का ज़रूरत पड़ता है। तो कई बार क्या हुआ कि जातिवादी राजनीति के चलते कुछ नेताओं ने जानबूझ करके जो है समाज के कुछ तबकों को नज़रअंदाज कर दिया। तो और कांग्रेस पार्टी की मैं इस बात में ना बड़ा बड़प्पन मानता हूँ कि जो ऐतिहासिक गलती भी हुई है ना, उसको स्वीकार। अब आपको दूसरी किसी पार्टी में ये नहीं दिखेगा कि मतलब कोई भी दूसरी पार्टी अगर इमरजेंसी लगाई होती तो उसकी पार्टी उसको बस डिफेंड करती रहती, उस पर कोई अलग पोजीशन नहीं रहती। या मैं सबसे मार्मिक एक क्षण आपको याद दिलाता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बतौर प्रधानमंत्री जो है सिख समाज से माफ़ी मांगेंगे मोदी जो है कभी भी जो है मुसलमान समाज से हाथ जोड़ करके माफ़ी? ये फ़र्क होता है। तो आपके अंदर जब सहृदयता रहेगी, वैचारिक स्पष्टता रहेगी, तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। तो यही कहते हैं कि फोकस और रखना चाहिए था, ठीक है ना। और अच्छी बात है, वो सवाल वो उठा रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों की पार्टी बन करके उभरे और उनके लिए एक जनसंघर्ष का मंच तैयार करे कि वो अपनी बात बोल सके। इस यात्रा में भी हमारी यही कोशिश रही कि हर ज़िले में वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखें। पटना में थोड़ी देरी हो गई तो कुछ पत्रकार बोले कि नहीं हमको तो हम सुन ही रहे हैं, हमको तो मीडिया इतना स्पेस दे रहा है, इनको सुनिए ना, इनको सुनाइए ना, जिनको स्पेस ही नहीं मिल रहा है, जिनकी बात ही लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, इस आज़ादी को यदि बचाना है तो कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का एक मंच बने और हर वर्ग जाति के लोग जो है ना इस पार्टी में बिल्कुल खुले हृदय से आ सकें, जुड़ सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें। आखिरी सवाल, अब आगे क्या करने वाले हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट में ये बात एक बता देता हूँ, कॉन्क्रीट प्लान इन प्रोसेस है कि हमने एक माध्यम से लोगों की आवाज़ सुनने की, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश की। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो लोग हमसे जुड़ पाते हैं, और लोगों ने अपनी बात सुनाई, और वही बात हम चाहते थे कि सरकार भी सुने। तो एक तो कॉन्क्रीट बात ये कि ये सुनना और सरकार को सुनाने की कोशिश ये जारी रहेगी अलग अलग फॉर्म में। यात्रा एक फॉर्म हुआ है, संवाद करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और सरकार तक लगातार जो लोगों की सुन रहे हैं वो सुनते रहेंगे अलग अलग प्रक्रिया और प्रोसेस से, और सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे। ये अनवरत जारी रखेंगे। इसीलिए आज हमने कहा कि यात्रा का ये अंत नहीं है, अंजाम नहीं है, आगाज़। बस मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप कविताएं भी लिखते हैं। अगर कोई कविता की 2-4 पंक्तियां आपको याद हो तो आप सुना दीजिए। जो मेरी खुद की लिखी हुई कविताएं हैं वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि आप लेकिन अगर कुछ भी अपनी याद हो तो। हम एक लाइन अक्सर बोलते हैं जो मैंने खुद ही लिखा था कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। वो एक मिसरा है। उसके बाद मैं कविताएं लिखता हूँ, और ये जो है मैं सिर्फ मुझे लगता है कि खुद के लिए लिखता हूँ। मैं इसको कभी भी पब्लिक में जो है रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, लोगों की कविताएं पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर दूसरे लोगों की कविताएं मुझे याद होती है, मैं उसी को कोट करता हूँ। और मेरे पसंदीदा कवियों में जो है अलग अलग समय पे अलग अलग, एक ज़माना था जब हम दुष्यंत कुमार को बहुत कोट किया करते थे। बिहार के जो है एक मगही के कवि हैं मथुरा प्रसाद नवीन, उनको मैं बहुत
कोट करता हूँ। एक कवि हैं हमारे बेगूसराय के बीहट के मेरे गांव के, चंद्रशेखर भारद्वाज, उनकी कविताओं को बहुत कोट करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि बिहार जो है ना, वो हर क्षेत्र में एक ना कॉकटेल में फंस गया। मेरे अंदर सिर्फ कवि नहीं है। बिहार में जब आप घूमेंगे ना, हर गांव मोहल्ले का एक कवि है, एक जो है एक्टर है, एक शायर है, एक प्लेयर है, एक जो है जिसके पास जो है ना नए नए तरह के आइडियाज़ हैं उद्यम खड़ा करने के। बस यही है ना कि हम लोग पत्ता लेकर के ना ज़मीन पे बैठ के भोज खाते थे, फिर विकास के इस दौर में हम पीछे छूट गए। फिर हमारे पास किसी तरह से, क्योंकि लोग जब जाते हैं और ट्रेन से जब वापस आते हैं तो उनके साथ जो है संस्कृति, अब संस्कृति भी आती है, तो उसके साथ जो है बुफे सिस्टम आ गया, छोला भटूरा भी आता है। ठीक है ना। अब क्या है कि हमारा मीनू बदला नहीं है, खाने का तरीका बदल गया है। मैंने लिटरली जो है ना बिहार के लोगों को बुफे सिस्टम में भात दाल के लिए ना स्ट्रगल करते हुए देखा है कि जो है वो जो है मोठ और कचौड़ी तो नहीं है ना कि उसको लेके खा लेंगे सूखा। हम लोगों को तो भात चाहिए, दाल चाहिए, जब तक जो है घी नहीं पड़ेगा तब तक होए हरी नहीं होगा। तो हमारा सब कुछ ना एक अजीब तरह का कॉकटेल में फंस गया है। तो वही जो जद्दोजहद है ना, खुद के रूट से कटे होने का भी, और जद्दोजहद खुद को अपने रूट से जोड़े रखने का भी, वही जो भावनात्मक उद्वेग होता है ना, वही कई बार कविता के रूप में निकल आती है। चुपचाप लिखता हूँ, डायरी को समेट करके रख देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको कभी ज़रूर सुना दूँगा, लेकिन मैं अपनी कविताएं न बोलता हूँ, न कहता हूँ, न पब्लिक मंच पे बोलता हूँ। कन्हैया जी से ये बातचीत हुई, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग क्यों गुस्से में रहते हैं, बिहार का समाज पलायन की वजह से क्यों कॉकटेल बन गया है, और भी बहुत दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया, अपने राजनीतिक योजनाओं के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सब बस मुझे ऐड, जी ज़रूर। आप, बिहार को एआई के इस दौर में ईआई की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि बिहार के जो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि उनके चेहरे पे, उनके आँख में, ये मैं बड़ी ख़ास और खूबी वाली बात बोल रहा हूँ, इस जलवायु के चलते और संस्कृति और दर्शन के चलते जो इस मिट्टी में पला बढ़ा है, जिसको गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये जो गंडक, गंगा और सोन, ये जो इलाका है, ये नदियों का जो प्रदेश है, तो ना हमारी हर चीज़ में एक रस है। आप बिहार के लोगों के आँख में जितना पानी देखेंगे और चेहरे पे जितना पानी देखेंगे, इतना पानी आपको दूसरे प्रदेश में कहीं किसी पे नहीं मिलेगा। रंग हमारा कुछ भी हो, काला हो, गोरा हो, श्यामले हो, सबके ना चेहरे पे, रंग पे पानी दिखेगा। तो हमको लगता है ना कि बिहार, जब दुनिया एआई की बात कर रही है, एआई में भी हम अच्छा तभी कर सकते हैं ना जब हम अपने ईआई को बेहतर करेंगे। एक जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव है ना, जो क्षरण हुआ है ना, यही का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब भी मौका मिले हम लोगों को, बिहार के लोगों को इस शब्द को बार बार दोहराना